स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल। ये हमने शुरू जब किया था सेलुलर रेस्पिरेशन को, तो एरोबिक और एनएरोबिक में डिवाइड किया था। फिर एरोबिक के 4 स्टेप्स थे। पहला मरहला ग्लाइकोलाइसिस, जिसके नतीजे में 2 पायरुविक एसिड बने। फिर पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन हुई। इसमें दरअसल डिकार्बोक्सिलेशन भी हुई थी, ऑक्सीडेशन भी हुई थी, तो एसिटाइल ग्रुप बन गया, जिसको कोएंजाइम ए पकड़ के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्रेब्स साइकिल चलेगा, और सर हैंस क्रेब्स ने इसको डिस्क्राइब किया, इसकी क्रेब्स साइकिल कहलाया। इसकी पहली प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड है, इसलिए सिट्रिक एसिड साइकिल्स भी कहते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या हुआ है, इस क्रेब्स साइकिल का आगाज हुआ है एसिटाइल कोएंजाइम ए कॉम्प्लेक्स। ये एसिटाइल कितने कार्बन का था? 2 कार्बन का कंपाउंड था। इसको लेके ये आया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया में पहले से एक सब्सटेंस मौजूद था जिसका नाम था ऑक्सैलो एसीटेट। ये ऑक्सैलो एसीटेट भी 4 कार्बन का कंपाउंड है। तो ये 2 कार्बन वाला, ये 4 कार्बन वाला, इसको भी मिलाया गया, साथ में थोड़ा सा पानी भी, H2O। थोड़ा सा मुंह से निकल गया है, वरना केमिस्ट्री में थोड़ा और ज़्यादा नहीं। पानी मिलाया गया। पानी मिलाने के बाद एक नया कंपाउंड बना जिसका नाम था सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। ये था C6H8O7, ये मॉलिक्यूल बना। और जब ये बन रहा था, इस दौरान कोएंजाइम ए अपने साथ एक H लेकर चला गया। कोएंजाइम का पार्ट है S, इस S के साथ H जोड़ के ये चला गया, थायोसल्फेट इसको कहते हैं। ये जो सिट्रेट बना है, इस सिट्रेट में मैंने आपको पहले कहा था कि चेन रिएक्शन में हर पहला एंजाइम दूसरे एंजाइम को फैसिलिटेट करता है। तो सबसे पहले सिट्रेट में से या सिट्रिक एसिड में से पानी निकाल दिया गया। इसको हम कह सकते हैं डिहाइड्रेशन नहीं। इससे ये बन गया, नया कंपाउंड बना सिस एकोनाइटेट। अभी इसमें कार्बन की तादाद वही है, अलबत्ता हाइड्रोजन 2 कम हो गए हैं, ऑक्सीजन 1 कम हो गया है। जब सिस एकोनाइटेट बना तो एक और एंजाइम ने पानी दोबारा ऐड कर दिया, इसमें H2O ऐड हुआ, इसको कहेंगे हाइड्रेशन हो गई इसकी, पानी ऐड कर दिया गया। पानी ऐड होने से ये बना आइसोसिट्रेट और सिट्रेट का फार्मूला सेम है। सिर्फ क्या हुआ है, ये फंक्शनल ग्रुप की जगह चेंज हो गई है, तो ये आइसोमर बन गया ना, आइसोमराइजेशन। जब आइसोसिट्रेट बना तो इसकी पहले डिकार्बोक्सिलेशन हुई, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया गया, और जो बाकी बचा उसमें से NAD की मदद से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया गया। तो ये क्या बन गया, NADH बना, NADH। और जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल था, अब वो न सिट्रेट रहा न आइसोसिट्रेट रहा, बल्कि नया कंपाउंड वो है जिसमें 1 कार्बन इससे कम है, 5 कार्बन का एक कंपाउंड बना है, और इसके मुकाबले में 2 ऑक्सीजन भी कम है, 1 हाइड्रोजन भी कम है। इस नए मॉलिक्यूल को कहते हैं अल्फा कीटो ग्लूटरेट कहते हैं। ये कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का कंपाउंड। जो ही ये बना, अगले एंजाइम तैयार हैं, उन्होंने इसकी भी डिकार्बोक्सिलेशन की, CO2 खारिज हो गया, और इधर से NAD ने फिर हाइड्रोजन रिमूव किया, तो ये बन गया NADH। और जो नया कंपाउंड बना, इसको कहते हैं सक्सिनाइल। जिस तरह एसिटाइल बना था, ये सक्सिनाइल है। सक्सिनाइल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, असल में ये था सक्सिनिक एसिड, लेकिन इसमें OH की कमी की वजह से हाईली रिएक्टिव हुआ, तो इसको क्या कहा, सक्सिनाइल। ये सक्सिनाइल भी समझो स्टेबल नहीं है, इसलिए कोएंजाइम ए इसके साथ भी आके अटैच हो गया। कोएंजाइम हमेशा ऐसे माजूर मॉलिक्यूल को सहारा देता है, और न सिर्फ सहारा देता है बल्कि पानी भी ऐड कर देता है इसको।
पानी का एक बूंद खुद भी पिएगा ना, खुद कैसे पिया इसने, यहाँ से H लेकर भाग दिया, HCOA हो गया ये, जिस तरह यहाँ से गया था ना इसी तरह। और जब ये सक्सिनाइल में OH ऐड हो गया तो अब ये क्या बन गया, सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड बन गया। इसमें कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन होने चाहिए। क्यों 4, 5 इसमें थे तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया ना, ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। यहाँ पर एक अनयूजुअल काम हुआ, जब सक्सिनाइल से सक्सिनेट बन रहा था तो इस दौरान थोड़ी सी एनर्जी रिलीज हुई। उस एनर्जी की मदद से GDP गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करके इसको बनाया गया GTP गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी तो है लेकिन यूजेबल फॉर्म नहीं, इसलिए इस एनर्जी का कोई फायदा नहीं। तो एक और एंजाइम ने क्या किया, इस GDP में से एक फॉस्फेट लाके किसको दिया, ADP को दिया। यहां से एक फॉस्फेट इधर शिफ्ट हुआ तो ये क्या बन गया, ATP। ऐसे रिएक्शन को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। फॉस्फेट ग्रुप इनऑर्गेनिक नहीं था बल्कि इसमें से उठाकर इसमें रख दिया गया तो ये ATP बना। बाद में हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन क्या है। तो यहाँ पर एक इजाफी काम क्या हुआ कि ATP मिल गया आपको। ये ATP आप कह सकते हैं बोनस है, यानी एक्स्ट्रा इनाम की शक्ल में मिला है, वरना इस रिएक्शन के दौरान कोई एनर्जी नहीं यूज होती है या एनर्जी नहीं निकलती। तो ये इजाफी मिल गया। अब ये क्या बन गया था, सक्सिनेट। 4 कार्बन का सक्सिनेट है। सक्सिनेट में से फिर क्या हुआ, एक हाइड्रोजन रिमूव किया गया, लेकिन इस दफा हाइड्रोजन रिमूव करने वाला NAD नहीं है, एक और कोएंजाइम है, इसको कहते हैं FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। FAD ने हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये क्या बन गया, FADH। ये FADH रिमूव होने के बाद अब सक्सिनेट का नाम बदल होकर क्या बन गया, फ्यूमेरेट। फ्यूमेरिक एसिड भी कहते हैं, फ्यूमेरेट भी कहते हैं, थोड़ा रिएक्टिव है इसलिए। अच्छा, इसमें कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन, क्योंकि कार्बन में अभी कोई फर्क नहीं था। अच्छा, जब फ्यूमेरेट बना तो फ्यूमेरेट में पानी ऐड कर दिया गया, H2O। ये वही पानी है जो ग्लाइकोलाइसिस में रिमूव हुआ था, याद आया कि नहीं? ग्लाइकोलाइसिस में 2PGA में से पानी निकल गया था तो फास्फोइनोल पायरुवेट बना था, वो पानी इधर ऐड कर दिया गया। पानी ऐड होने के बाद ये बन गया मेलेट या मेलिक एसिड। 4 कार्बन का है ये भी, अलबत्ता 2 हाइड्रोजन इजाफी आ गए हैं, 1 ऑक्सीजन इजाफी आ गया, किसके मुकाबले में, फ्यूमेरेट के मुकाबले। जो ही मेलेट बना, मेलेट से एक दफा फिर NAD ने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और ये बन गया NADH। जब NAD ने ये रिमूव किया तो ये जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल था ये ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो गया। तो ऑक्जेलो एसीटेट जो शुरू हुआ था वही खत्म हो गया, ये कहलाता है क्रेब्स साइकिल। ठीक हो गया। यहां पर बहुत सारी चीजें अभी हमें याद करनी है। पहले ये याद करना है कि इसमें से कितने हाइड्रोजन रिमूव हुए, और दूसरी बात, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बने थे तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम बने थे, 2 क्रेब्स साइकिल चल गए। इसको डबल गिनेंगे। सबसे पहले आपको याद दिला दूं, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान NAD ने कितने हाइड्रोजन रिमूव किए थे, 2। पायरुविक एसिड से कितने हाइड्रोजन रिमूव हुए, 2, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड बने ना, 2 वो कितने हो गए, 4। तो इन सबको भी डबल गिनेंगे, 2 ये हो गए, कितने हो गए, 6 के बाद 2 ये हो गए, 8 के बाद 2 ये हो गए, 10 और 2 ये हो गए, 12। ग्लूकोज के 12 हाइड्रोजन रिमूव हुए कि नहीं हुए। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो कुछ हुआ है, जितना भी रिएक्शन हुआ है, इसका सिर्फ एक ही मकसद था, जी, डिहाइड्रोजनेशन हुई है। यहाँ उसके हाइड्रोजन अलग किए गए और हाइड्रोजन अलग करके ये कुछ
कैरियर है, आप इनको कैरियर कहें, आप इनको मजदूर कहें, इन्होंने हाइड्रोजन को कहीं ले जाना है और ले जाके जब एक सिस्टम में डाल देंगे तो इन सारे हाइड्रोजनों से फिर एनर्जी निकलेगी। तो एनर्जी अभी नहीं निकली, तो मैं दोबारा बताता हूँ एक दफ़ा फिर ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। सबसे पहले साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई इनटू 2 पायरुविक एसिड, उसको क्या कहा था हमने? ग्लाइकोलाइसिस। जब वो ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हुआ, 2 पायरुविक एसिड बने, साइटोप्लाज्म में बने, तो दोनों पायरुविक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव किया गया है और हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ है। पायरुविक एसिड से हुआ ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी हाइड्रोजन भी। रिमूव होने के बाद जो बचा था वो एसिटाइल था। एसिटाइल इंतहाई अनस्टेबल होने की वजह से कोएंजाइम ए ने इसको सहारा दिया और क्या बन गया? एसिटाइल कोएंजाइम ए कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स चला आया कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में वहां आकर इस कोएंजाइम ने एसिटाइल को ऑक्सैलोएसीटेट के हवाले किया और पानी भी ऐड कर दिया। उस पानी में से एक H वो लेके गया, OH, ऑक्सैलोएसीटेट और एसिटाइल, ये तीनों मिल गए तो क्या बन गया? सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। सिट्रेट में से पानी रिमूव किया गया तो ये क्या बन गया? सिस एकोनाइट्रेट। सिस एकोनाइट्रेट में पानी दोबारा ऐड कर दिया गया। ये हटाने का मकसद क्या था? यहां से OH की जगह चेंज करनी थी असल में, तो ये जगह चेंज कर दी तो ये क्या बन गया? आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट सिट्रेट का आइसोमर है, फार्मूला सेम है, सिर्फ OH की पोजीशन का फर्क होगा। आइसोसिट्रेट बनते ही अगला एंजाइम तैयार था, उसने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया। डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अलग होने। कार्बन डाइऑक्साइड अलग हुआ, साथ में NAD की मदद से इससे हाइड्रोजन भी अलग कर दिया गया, तो ये बन गया NADH, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल था अब ये चेंज हो गया, 5 कार्बन वाला हो गया। इसका नाम क्या था? अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अल्फा कीटो ग्लूटरेट में से फिर कार्बन डाइऑक्साइड हटाई गई, डिकार्बोक्सिलेशन हुई, हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ, डिहाइड्रोजनेशन भी हुई। इसके नतीजे में एक और अनस्टेबल मॉलिक्यूल बन गया। ये कौन सा था? सक्सिनाइल। क्योंकि अनस्टेबल था, कोएंजाइम इसके साथ जुड़ गया तो ये क्या बन गया? फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कॉम्प्लेक्स। इस कोएंजाइम ने इसको थोड़ी देर के सहारा दिया, फिर इसमें पानी ऐड कर दिया गया। पानी में से OH इसमें मुंतकिल हो गया, एक H कोएंजाइम लेके चला गया। अच्छा, OH इधर ऐड होने के बाद सक्सिनाइल से क्या बन गया? सक्सिनेट। सक्सिनाइल भी 4 कार्बन का है, सक्सिनेट भी 4 कार्बन का है। लेकिन जिस वक्त ये रिएक्शन हुआ उससे थोड़ी सी एनर्जी निकली। उस एनर्जी की मदद से GDP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़कर क्या बनाया गया? GTP। अब ये जो GTP था यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं थी, इसलिए इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया? इसके फॉस्फेट को ADP में ऐड कर दिया तो ये बन गया ATP। अब ये ATP काम का है, इसको इस्तेमाल किया जाएगा और ये दोबारा GDP बना तो ये बार बार इस्तेमाल होता रहेगा। GTP ने सक्सिनाइल को एंजाइम के साथ ऐड किया, GDP ने इसने नहीं किया है। ये जब इसमें जब पानी ऐड होकर ये इसमें कन्वर्ट हो रहा था उस दौरान थोड़ी एनर्जी रिलीज हुई। आपने सुना होगा रिएक्शन 2 तरह के होते हैं, एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक। ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन था, इसलिए एनर्जी इससे इसमें कन्वर्जन के दौरान एनर्जी रिलीज हुई है। उस एनर्जी को मिलाकर इस्तेमाल करते हुए पहले GTP बनाया गया है, लेकिन क्योंकि सेल के काम की ये नहीं थी इसलिए फॉस्फेट इधर ऐड करके इसको ATP में कन्वर्ट करके यूजेबल बनाया, ये दोबारा GDP बना और ये सिलसिला चलता है। सक्सिनेट जब बना तो इसमें से फिर हाइड्रोजन रिमूव किया गया, लेकिन इस दफा FAD में रिमूव किया, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। FAD ने जब हाइड्रोजन रिमूव किया तो क्या बचा? फ्यूमरेट। फ्यूमरेट में पानी ऐड कर दिया गया, तो पानी ऐड करने से ये क्या बन गया? मेलेट। मेलेट में से फिर हाइड्रोजन रिमूव कर दिया गया तो ये वापस ऑक्सैलोएसीटेट बन गया। और इस तरह इस पूरे रिएक्शन के बाद ग्लूकोज में जितने हाइड्रोजन लगे हुए थे उन सारे हाइड्रोजनों को रिमूव किया। हो गया, समझ में आ गया? अब एक छोटा सा नुकता आपको याद दिलाना। अगर आपको सेलुलर रेस्पिरेशन की रिएक्शन की समरी याद है तो रिएक्शन समरी इस तरह से थी: C6
H12O6 plus O2 is equal to CO2 plus H2O plus एनर्जी। अभी एनर्जी नहीं निकली यहां तक। CO2 बना है, पानी बना है। CO2 अभी पानी भी नहीं बना, सॉरी। CO2 कितने हैं? इसके 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, पानी के भी 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यहां पर कितने CO2 बने? 1 2 बने ना। ये क्रेब साइकिल मैंने कहा था कि एक पायरुविक एसिड से 2 क्रेब साइकिल बनेंगे, तो जब दूसरा क्रेब साइकिल बनेगा तो 2 और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे, 4 बनेंगे। और 2 कहां बने थे? जब पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेशन हो रही थी तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड उधर बने थे, तो टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड बन गए। ठीक हो गया। अभी 6 पानी के मॉलिक्यूल का हमने हिसाब देना है और एनर्जी का हिसाब देना है। ये अभी बने नहीं, ये बनेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक हो गया। एक बात ये याद रखनी थी। दूसरा, आपने एक पायरुविक एसिड के दौरान, सॉरी, एक क्रेब साइकिल के दौरान कितने NADH बने हैं? 1 2 3। और FADH कितने बने हैं? एक ये बना है, तो 2 में से NADH बन जाएंगे 6, FADH बन जाएंगे 2। इनको याद करना है ताकि हमें आखिर में इसकी कैलकुलेशन देनी पड़ेगी। एनर्जी बजट में आपको बताएंगे कि कैसे कितनी एनर्जी बनेगी। ठीक हो गया। कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ, बुक से देख के इन रिएक्शन के नाम गए। पानी रिमूव होने को डिहाइड्रेशन, हाइड्रोजन रिमूव होने को डिहाइड्रोजनेशन। अच्छा, इसी डिहाइड्रोजनेशन का दूसरा नाम भी है। ये मॉलिक्यूल खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। और ये क्या हो रहा है? रिड्यूस। ये रिड्यूस हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ फिर ये रिड्यूस हुआ है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है। और डिकार्बोक्सिलेशन भी हुई है। यहाँ पर क्या हुआ है? इसमें हाइड्रेशन हुई है, पानी का ऐड होना, हाइड्रेशन हुई। इसके साथ क्या हुआ है? डिहाइड्रोजनेशन हुई, या ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है। इसी तरह यहाँ फिर क्या हुआ है? हाइड्रेशन हुई है। और यहाँ पर क्या हुआ? डिहाइड्रोजनेशन भी हुई है। और इसको हम कह सकते हैं ये ऑक्सीडाइज हुआ, वो रिड्यूस हो गया। बेटा क्लियर जी? अब जो कल हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बताएंगे आपको, साथ में अभी तक कितनी एनर्जी बनी है वो भी। अभी तक एनर्जी बनने का आपको याद दिलाता हूँ। ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP खर्च हुए थे, 4 ATP बने। यहाँ पर 2 ATP बने। क्यों जी? अभी तक कितने ATP मिले हैं? 4। इसको मैं 2 क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये रिएक्शन 2 दफा होता है। तो अभी तक 4 ATP हमें बने हैं। बने थे एक्चुअली 6 ATP, 2 ATP खर्च हो चुके हैं, तो नेट हमारे पास 4 ATP बचे हैं। बाकी जितनी ATP है आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। समझ आ गया?